सो वेलकम टू द पार्ट 3 ऑफ द रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी वीडियो। और आज हम लोग सर्फेक्टेंट से शुरू करेंगे टॉपिक को। तो चलिए शुरू करते हैं सर्फेक्टेंट से। तो सर्फेक्टेंट क्या है? सर्फेक्टेंट सबसे पहली बात तो सिक्रीट कहाँ से होता है? तो टाइप 2 न्यूमोसाइट्स, टाइप 2 न्यूमोसाइट जो हम लोग सबसे पहले बेसिक्स में पढ़ा था कि टाइप 2 न्यूमोसाइट जो कि क्यूबॉइडल होते हैं, एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, वो सिक्रीट करता है। ठीक है, तो क्या चीज से बना सर्फेक्टेंट? सर्फेक्टेंट में फॉस्फोलिपिड्स है, प्रोटीन्स है और आयंस है, कैल्शियम आयंस होते हैं। तो कौन कौन सा फॉस्फोलिपिड्स है? तो मेनली डाइपैल्मेटॉइल फॉस्फेटिडाइल कोलिन, दैट इज द लेसिथिन, है ना, लेसिथिन। इसके अलावा स्फिंगोमाइलिन होता है, स्फिंगोमाइलिन होता है जो कि आप पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री में। इसके अलावा एपोप्रोटीन्स होते हैं और कैल्शियम आयंस होते हैं जो कि टाइप 2 न्यूमोसाइट्स प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, इसके फंक्शन का मैकेनिज्म हम लोग पढ़ेंगे। पहले फंक्शन देख लेते हैं कि ये सरफेस टेंशन को लोअर कर रहा है, जिसके कारण एल्वियोलाई का कोलैप्स जो है वो नहीं हो रहा है, एल्वियोलाई डिस्टेंडेड है। दूसरा पॉइंट ये है कि ये सर्फेक्टेंट आपके पल्मोनरी इडिमा के फॉर्मेशन को रोकता है। कैसे रोकता है? तो सरफेस टेंशन को कम करके रोकता है। तीसरा इम्यूनिटी, क्योंकि इसमें एपोप्रोटीन्स और आईजीए है तो ये आपके इम्यूनिटी को प्रोवाइड करता है। और चौथा है कि एल्वियोलर स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, क्योंकि कोलैप्स होने से बचाता है तो ऑब्वियसली स्टेबिलिटी को भी बढ़ाता है। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म अब हम लोग देखेंगे कि हाउ डज द सर्फेक्टेंट वर्क्स। तो समझते हैं इसके मैकेनिज्म को कैसे काम करता है। तो सपोज ये आपका हमारा ये एल्वियोलाई है, ठीक है, ये हमारा एल्वियोलाई है। तो एल्वियोलाई है तो अब इसके बाद क्या है कि एल्वियोलाई में एक फ्लूइड की लाइनिंग होगी, फ्लूइड की लाइनिंग है, एल्वियोलाई में लाइनिंग है, फ्लूइड का लाइनिंग है। ठीक है, फ्लूइड की लाइनिंग है एल्वियोलाई में, और साथ ही साथ लाइनिंग है एयर का। जब एयर बाहर से आया तो एयर की भी लाइनिंग है। ठीक है, अब हम लोगों ने फिजिक्स में क्या पढ़ा था? फिजिक्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब दो मीडियम्स है, जैसे एयर और वाटर है, तो वहां पे क्या होगा? सरफेस टेंशन होगा। सरफेस टेंशन में क्या कहने का मतलब है कि जो ऊपर सरफेस है, अपर सरफेस जो है, यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, है ना, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अनस्टेबल होते हैं और एक स्फीयर फॉर्म करना चाहते हैं। ठीक है, ये फिजिक्स में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो इसके कारण क्या है, यहाँ पर भी जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, जो भी फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स हैं, वो कोलैप्स करने की टेंडेंसी रखते हैं, जिसके कारण एयर जो है वो बाहर की तरफ चला जाए। ठीक है, एल्वियोलाई का जो है इस सरफेस टेंशन के कारण कोलैप्सिंग टेंडेंसी होता है। ठीक है, तो अब इसका क्या किया जाए? तो हम लोगों ने पढ़ा था फिजिक्स में, अगर आपको याद हो, फर्स्ट 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि लैपलेस लॉ आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, लैपलेस लॉ पढ़ा होगा। लैपलेस लॉ एक स्फीयर के लिए डिफाइंड है ना। स्फीयर में क्या हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर सरफेस टेंशन से रिलेटेड है ना, तो इसमें पढ़ा होगा कि डेल्टा पी इज इक्वल टू होता है 2T/R। ये पढ़ा होगा सरफेस टेंशन का फॉर्मूला। सरफेस टेंशन से रिलेटेड है प्रेशर डिफरेंस। ठीक है, तो ये प्रेशर डिफरेंस क्यों चाहिए? ये प्रेशर डिफरेंस चाहिए ताकि आपका स्फीयर मेंटेन रहे, यानी कि एल्वियोलाई जो है वो मेंटेन रहे अपने शेप में, कोलैप्स ना करे। तो यही वो प्रेशर नीडेड है। ठीक, तो इस प्रेशर का कंपोनेंट्स क्या है? सबसे पहला है कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस टेंशन। दूसरा, P इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, यानी कि अगर कोई एल्वियोलाई की रेडियस ज्यादा है, ठीक है, अगर कोई दो एल्वियोलाई है, ठीक, मान लो एक ये स्फीयर है एल्वियोलाई, एक ये एल्वियोलाई है, इसकी रेडियस है R1, इसकी है R2। R2 ऑब्वियसली R1 से बड़ा है। ठीक है, तो R2 को R1 के कंपैरिजन में कम प्रेशर चाहिए अपने साइज को मेंटेन करने के लिए, कोलैप्स नहीं करने के लिए। लेकिन जो R1 है, R1 को ज्यादा प्रेशर चाहिए। और छोटा जो एल्वियोलाई है, छोटे साइज का है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो एल्वियोलाई छोटा है उसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है। ठीक है, एज कम्पेयर टू बड़ा वाला। छोटे में ज्यादा सरफेस एरिया होता है तो उसका ज्यादा जरूरत है। तो उसको मेंटेन करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए? प्रेशर ज्यादा चाहिए। तो हम लोग रेडियस को तो चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, रेडियस को तो हम लोग चेंज नहीं कर सकते, लेकिन सरफेस टेंशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यही काम करता है आपका सर्फेक्टेंट। तो हम लोग रेडियस को नहीं बढ़ा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एल्वियोलाई का रेडियस को नहीं बढ़ा सकते हम लोग, लेकिन हम लोग उसके सरफेस टेंशन को घटा सकते हैं, जिसके कारण जो प्रेशर नीडेड है उस एल्वियोलाई को इन्फ्लेट करने के लिए, उसको डिस्टेंडेड रखने के लिए, वो प्रेशर घट जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? तो सरफेस टेंशन को घटाएंगे। कैसे घटाएंगे? तो हम लोगों ने पढ़ा अभी कि सर्फेक्टेंट का कंपोजिशन क्या है? फॉस्फोलिपिड्स है। तो फॉस्फोलिपिड्स यानी लिपिड का, फॉस्फोलिपिड का दो कंपोनेंट होता है, एक होता है हाइड्रोफोबिक, ठीक है, एक होता है हाइड्रोफोबिक और दूसरा होता है हाइड्रोफिलिक, दूसरा होता है हाइड्रोफिलिक। तो अब ये है आपका एल्वियोलाई। ठीक है, ये एल्वियोलाई है, यहाँ पे इसको जूम करते हैं, आपका ये एल्वियोलाई है। ठीक है, तो इस एल्वियोलाई में अब
जो ये फ्लूइड वाला पार्ट है, फ्लूइड वाला पार्ट है, फ्लूइड वाले पार्ट से आपका ठीक है, तो फ्लूइड वाले पार्ट से आपका इसका हाइड्रोफोबिक एंड अटैच हो जाएगा। ठीक है, जो भी हाइड्रोफोबिक पार्ट्स है, इसका हाइड्रोफोबिक हेड जो है, हेड वाला पार्ट है जो हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट, वो उस फ्लूइड से कांटेक्ट में आके उसको सराउंड कर लेगा। ठीक है, सराउंड कर लिया तो इससे क्या हुआ कि जो टेंशन था दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, जो टेंशन था सरफेस टेंशन, वो कम हो गया, क्योंकि उस सभी मॉलिक्यूल्स के साथ कौन अटैच हुआ, हाइड्रोफोबिक एंड्स। ठीक है, हाइड्रोफोबिक एंड्स ऑफ द फॉस्फोलिपिड्स अटैच हुआ, जिसके कारण क्या हुआ, सरफेस टेंशन जो है वो घट गया और आपका एल्वियोलाई जो है, एल्वियोलाई वो कोलैप्स होने से बचा, कोलैप्स नहीं हुआ। ठीक है, तो सरफेस टेंशन को घटा दिया आपने सर्फेक्टेंट के यूज से। ठीक है, सर्फेक्टेंट को यूज करके हम लोगों ने सरफेस टेंशन को घटा दिया। ठीक है, तो ये पूरा मैकेनिज्म है, एक बार फिर से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि दो इंटरफेस है, एल्वियोलाई के अंदर इंटरफेस बना जो कि लिपिड का लेयर है, फ्लूइड का एक लेयर है एल्वियोलाई में, पहले से ऊपर से एयर आएगा तो सरफेस टेंशन होगा, एल्वियोलाई का टेंडेंसी होगा कोलैप्स करने का, एयर को बाहर फेंकने का, है ना, एल्वियोलाई को खुद को कोलैप्स होने का। तो इसके लिए क्या है, टाइप 2 न्यूमोसाइट्स ने सर्फेक्टेंट को रिलीज किया है। सर्फेक्टेंट क्या है, फॉस्फोलिपिड्स है। ठीक है, फॉस्फोलिपिड है तो उसका दो कंपोनेंट है, एक हाइड्रोफोबिक और एक हाइड्रोफिलिक है। तो वो हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है वो उस लिपिड वाले लेयर, उस फ्लूइड वाले लेयर से जाके कांटेक्ट में आया, उसका हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट। ठीक है, वो क्या करेगा, उस सारे मॉलिक्यूल्स जो भी सरफेस पर है उसको स्टेबलाइज करेगा, जिसके कारण जो कोलैप्सिंग टेंडेंसी है वो कम होगा, सरफेस टेंशन कम हो जाएगा। क्यों सरफेस टेंशन का हम लोग ध्यान देते हैं, क्योंकि लैप्लेस लॉ ये कहता है कि डेल्टा पी जो कि प्रेशर ग्रेडियंट है, जो कि नेसेसरी है आपके एल्वियोलाई को इन्फ्लेट करके रखने के लिए, कोलैप्स नहीं होने के लिए, वो होता है 2T/R। अब रेडियस तो चेंजेबल नहीं है, तो हम लोग टेंशन पे, सरफेस टेंशन पे ध्यान देंगे। सरफेस टेंशन को घटाएंगे तो जो प्रेशर नीडेड है एल्वियोलाई को इन्फ्लेट करके रखने के लिए, कोलैप्स नहीं होने के लिए, वो थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये काम आपका सर्फेक्टेंट का है। ठीक है, ये पूरा सर्फेक्टेंट का काम था। ठीक है, तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में दो पार्ट, एक पार्ट जो ब्लड को पूरे बॉडी से, जो वेनस ब्लड आ रहा है उसको कैपिलरी तक ले जाया जा रहा है। ठीक है, ब्लड आया पूरे बॉडी से, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में गया, राइट एट्रिया से फिर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू गया पल्मोनरी सर्कुलेशन में। पल्मोनरी सर्कुलेशन में वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एल्वियोलाई के पास गया, वहां पे डीऑक्सीजनेशन से ऑक्सीजनेशन हुआ। ठीक है, तो ये एक कंपोनेंट था। ये कंपोनेंट था लो प्रेशर हाई फ्लो सर्कुलेशन। ये था लो प्रेशर हाई फ्लो सर्कुलेशन, जो कि वीनस ब्लड को पूरे बॉडी से लेके पल्मोनरी कैपिलरी तक ले गया। तो लंग्स के पास दो ब्लड सप्लाई है, एक है वीनस ब्लड का और एक है सिस्टमिक ब्लड का। वीनस ब्लड का सप्लाई गया आपका एल्वियोलाई के लेवल पर, जहां पर कि उसका ऑक्सीजनेशन हुआ। दूसरा पल्मोनरी जो ब्रोंकियल ट्री है, उसके बाद आपका ट्रेकिया है, और जो पल्मोनरी आर्टरीज और वेन का जो एडवेंशिया वाला पार्ट है वेसल्स का, उसको सिस्टमिक ब्लड सप्लाई करने का काम हाई फ्लो लो प्रेशर सर्कुलेशन, हाई प्रेशर लो फ्लो सर्कुलेशन का काम है। ठीक है, जो कि दूसरा सिस्टमिक ब्लड आपको सप्लाई करता है। ठीक है, तो पल्मोनरी सर्कुलेशन का दो पार्ट, एक है हाई प्रेशर, एक है लो प्रेशर। लो प्रेशर वाला पार्ट वीनस ब्लड को देता है एल्वियोलाई के लेवल पर, और जहां पे उसका कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करके ऑक्सीजन को डाला गया, ऑक्सीजनेशन हुआ ब्लड का। दूसरा हाई प्रेशर लो फ्लो सर्कुलेशन, जो कि सिस्टमिक ब्लड सप्लाई कर रहा है ब्रोंकियल ट्री, ट्रैकिया और एडवेंटेशिया ऑफ द पल्मोनरी वेसल्स। ठीक है, प्रेशर डिफरेंस थोड़ा बहुत है दिया हुआ कि प्रेशर कितना होता है पल्मोनरी वेसल में, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ऐसा एक ओवरव्यू कर लेते हैं कि पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर सिस्टोल और डायस्टोल में 25 और 8 रिस्पेक्टिवली होता है, और पल्मोनरी वेन में 5 मिलीमीटर ऑफ Hg होता है। तो मीन पल्मोनरी आर्टेरियल प्रेशर 15 होता है, 15 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है। ठीक है, फंक्शन क्या क्या है, सबसे पहला फंक्शन है गैस एक्सचेंज का। ठीक है, तो गैस एक्सचेंज कैसे हो रहा है, तो लो प्रेशर हाई फ्लो सर्कुलेशन से जो सिस्टमिक वीनस ब्लड आ रहा है, पूरे बॉडी से वीनस ब्लड जो आ रहा है वो एल्वियोलाई पर जा रहा है, तो वहां से गैस एक्सचेंज हो रहा है। तो ये पहला सर्कुलेशन का फंक्शन हुआ। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था कि नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शन हम लोगों ने पढ़ा था लंग्स रेस्पिरेटरी सिस्टम का, कि जो एंजियोटेंसिन 1 है उसको एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करने के लिए चाहिए एंजाइम एस, यानी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो कि पल्मोनरी कैपिलरी एंडोथेलियम में होता है। तो ये आपका दूसरा फंक्शन हुआ, मेटाबॉलिक फंक्शन, दैट इज द सिक्रेशन ऑफ एस एंजाइम बाय कैपिलरी एंडोथेलियम। तीसरा फंक्शन ये है कि जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है इट एक्ट्स लाइक अ ब्लड रिजर्वायर। ठीक है, तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में एनी टाइम 450 ml ऑफ ब्लड होता है। इसका दो कंपोनेंट है, पहला कि 70 ml ब्लड, इसमें से 450 ml में से 70 ml ब्लड पल्मोनरी कैपिलरीज में होता है,
और बाकी का पल्मोनरी वेन और आर्टरीज में होता है। नॉट सो इम्पोर्टेंट, बाकी ऊपर दोनों पार्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अप्लाइड पार्ट है पल्मोनरी हाइपरटेंशन और पल्मोनरी एडिमा। अगर ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगा और एडिमा होगा, ठीक है। यहाँ तक इंपॉर्टेंट। ऐसा पल्मोनरी सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा आप एक बार देख सकते हैं। अब इसके बाद थोड़ा इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके बाद, और वो है वेंटिलेशन टू परफ्यूजन रेशियो। अब हम लोग देखेंगे वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो क्या है। वेंटिलेशन का मतलब क्या है, परफ्यूजन। वेंटिलेशन का मतलब है कि वेंटिलेशन कितना हो रहा है, वेंटिलेट कितना हो रहा है। कॉमन वर्ड है कि ऑक्सीजन का गैसियस एक्सचेंज कितना हो रहा है, ठीक है, गैसियस एक्सचेंज कितना हो रहा है। और परफ्यूजन का मतलब होता है फ्लो, ब्लड का फ्लो कितना हो रहा है। तो इस दोनों का रेशियो के बारे में पढ़ना है। तो रेशियो ऑफ एल्वुलर वेंटिलेशन टू द वॉल्यूम ऑफ ब्लड परफ्यूजिंग द एल्वुलाई इज कॉल्ड द वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो। यानी कि एक एल्वुलाई है, ठीक है, तो उसमें कितना गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, और उसका रेशियो विद द वॉल्यूम ऑफ ब्लड जो उस एल्वुलाई से पास कर रहा है। यही है आपका वेंटिलेशन टू परफ्यूजन का रेशियो। तो इसको हम लोग वेंटिलेशन को VA से लिख रहे हैं, एल्वुलर वेंटिलेशन, और परफ्यूजन को हम लोग Q से डिनोट करते हैं, तो VA/Q। इसकी नॉर्मल वैल्यू आपको होती है, इसका नॉर्मल वैल्यू एक्चुअली वेरी करता है, ठीक है, लंग्स के अपर पार्ट में और लोअर पार्ट में ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। इसको ऐसे समझते हैं, एपेक्स पर वेंटिलेशन बहुत है क्योंकि ट्रैकिया नजदीक में है, एयर का फ्लो ज्यादा होगा, ठीक है, तो वेंटिलेशन ऑब्वियसली ज्यादा होगा, ठीक है, वेंटिलेशन ऑब्वियसली ज्यादा होगा। दूसरा कि ब्लड वेसल जो सप्लाई एल्वुलाई के लेवल पर जा रहा है, पल्मोनरी कैपिलरीज जा रहा है, जो कि ऊपर पार्ट में, अपर, सबसे ऊपर एपेक्स पर जो जा रहा है ब्लड, और जो नीचे जा रहा है उसमें डिफरेंस ये होगा क्योंकि ड्यू टू ग्रेविटी ब्लड का फ्लो अपर लेवल पे थोड़ा कम होगा, है ना, थोड़ा कम होगा, और नीचे में थोड़ा ज्यादा होगा, ठीक है, ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये फैक्टर्स के कारण एपेक्स पर इसकी वैल्यू होती है 3, क्योंकि वहां पे वेंटिलेशन भी ज्यादा है और परफ्यूजन भी थोड़ा कम है। और बेस पर 0.6 है क्योंकि बेस पर वेंटिलेशन भी कम है और लेकिन परफ्यूजन ज्यादा है, ठीक है। ये इसका हो गया पार्ट। अब इसके बाद है कि इसी का एक अप्लाइड पार्ट है, इसीलिए क्योंकि टीबी जो है, टीबी का बैसिलाई जो है वो एपेक्स पे ज्यादा कॉमन है। क्यों? क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी ज्यादा है, ठीक है। अब इसी का अप्लाइड सेक्शन है कि अगर VA यानी वेंटिलेशन ज्यादा कब हो जाए और परफ्यूजन कम हो जाए तो रेशियो क्या होगा, है ना। तो मोस्ट नॉर्मल एक एवरेज वैल्यू जो होता है VA/Q रेशियो का, वो होता है 0.8, ठीक है, एवरेज वैल्यू 0.8 होता है, ठीक है। एपेक्स पे ज्यादा होता है, बेस पे कम होता है, एवरेज वैल्यू 0.8 होता है, ठीक है। अगर वेंटिलेशन ज्यादा हो, अगर वेंटिलेशन ज्यादा हो और परफ्यूजन हो जाए कम, ठीक है, तो वेंटिलेशन बाय परफ्यूजन की रेशियो 0.8 से ज्यादा हो जाएगी। कैसे? तो वेंटिलेशन ज्यादा हो रहा है, परफ्यूजन कम हो रहा है, न्यूमरेटर ज्यादा है, डिनोमिनेटर ऑलरेडी कम हो गया, तो क्या हो गया, टोटल रेशियो बढ़ जाएगा। टोटल रेशियो बढ़ गया तो 0.8 से ज्यादा हो गया। तो ये कहाँ देखने मिलेगा? ये देखने मिलेगा दो डिफेक्ट्स में, पहला है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट और दूसरा है फेलॉट्स टेट्रालॉजी, दोनों ही कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज है, ठीक है। वेंटिलेशन वेस्ट हो रहा है जिसके कारण फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस बढ़ा। अब इसको समझना ये क्या लाइन है। वेंटिलेशन वेस्ट हो रहा है, देखो वेंटिलेशन ज्यादा हो रहा है, ठीक है, वेंटिलेशन ज्यादा हो रहा है यानी गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, लेकिन गैसेस एक्सचेंज हो कब, कैसे होगा, अगर ब्लड ही कम है, क्योंकि गैसेस एक्सचेंज किसके साथ होगा, ऑब्वियसली ऑक्सीजन किसके साथ गैसेस एक्सचेंज होगा, ब्लड में एक्सचेंज होगा, लेकिन ब्लड का फ्लो ही कम हो रहा है, तो जो वेंटिलेशन आ रहा है, जो ऑक्सीजन या गैस जो एक्सचेंज हो रहा है वो तो वेस्ट में जा रहा है, जिसके कारण फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस बढ़ रहा है। यानी कि फिजियोलॉजिकली हम लोग स्टार्टिंग पढ़े थे, याद है, एक एनाटॉमिकल डेड स्पेस पढ़े थे और फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस पढ़े थे। तो फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस में हम लोगों ने पढ़ा था कि लंग्स में वॉल्यूम आ रहा है, एयर का वॉल्यूम आ रहा है, ठीक है, जो हम लोगों ने इंस्पायर किया एयर वो लंग्स तक आ रहा है, लेकिन लंग्स में आने के बाद भी, एल्वुलाई के लेवल पे आने के बाद भी वो एक्सचेंज में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, दैट इज कॉल्ड फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस। नॉर्मल कंडीशन में एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस इक्वल होता है, लेकिन यहाँ पर फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस सिग्निफिकेंट है, बढ़ा हुआ है। क्यों बढ़ा हुआ है? क्योंकि गैस तो आ रहा है, एयर तो आ रहा है अंदर, लेकिन उतना अमाउंट में ब्लड नहीं आ रहा है कि उसके साथ गैसेस एक्सचेंज हो जाए, इसलिए वेंटिलेशन वेस्ट हो रहा है। दिस इज कॉल्ड फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस, दिस इज कॉल्ड फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस, ठीक है। ये चीज हो गया, ये दो डिफेक्ट्स में दिख रहा है, पहला वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट VSD और दूसरा है फेलॉट्स टेट्रालॉजी, दोनों ही कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज है, ठीक है। अब इसका जस्ट अपोजिट कर देते हैं, वेंटिलेशन घटा देते हैं, परफ्यूजन इंक्रीज कर देते हैं, तो डिनोमिनेटर बढ़ गया, न्यूमरेटर घट गया, तो ऑब्वियसली रेशियो क्या होगा, घट जाएगा, ठीक है। ये निमोनिया में देखने मिल रहा है और पल्मोनरी एम्बोलिज्म में देखने मिल रहा है।
तो अभी सारा वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो कंप्लीट हो गया है, उसके बाद पल्मोनरी सर्कुलेशन में हम लोग ने कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैसेस, जो कि एकदम एनसीईआरटी का टॉपिक है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत की बात नहीं इसमें। ठीक है, इजीली आप लोग कर लोगे कवर। तो सबसे पहले ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट पढ़ना है। दो तरह से आप लोगों ने पढ़ा होगा एनसीईआरटी में, डिसॉल्व फॉर्म में 3%, 97% बॉन्डेड टू द हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन ये भी पढ़ा होगा। हीमोग्लोबिन, एक मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन जो है यहाँ पर लिखा हुआ भी देखो, एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करता है ना, और इस लूजली और रिवर्सिबली बाइंड करता है। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व पढ़ा होगा, बस वही सब दोबारा पढ़ना है। तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व का शेप कैसा है, सिग्मोइड है। और अगर ऑक्सीजन मायोग्लोबिन कर्व पढ़ोगे तो कैसा है, हाइपरबोलिक है। ठीक है, P50 वैल्यू क्या है? P50 ऑक्सीजन का वो पार्शियल प्रेशर है जिस पर हीमोग्लोबिन 50% सैचुरेट कर जाता है। ठीक है, उसको कहते हैं हम लोग P50 वैल्यू, पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन व्हेन 50% ऑफ द सैचुरेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन टेक्स प्लेस। ठीक, नॉर्मल वैल्यू कितनी है आपकी हीमोग्लोबिन की? अप्रोक्सीमेटली 15 लेके चलते हैं। ये एक डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके बाद वाला, कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑक्सीजन को कैरी करता है। ठीक है, ये पहले भी पढ़ा होगा। तो 100 ml ब्लड में कितना होगा? तो अप्रोक्सीमेटली 20 ml होगा। कितना होगा? अप्रोक्सीमेटली 20 ml होगा। अब हम लोग ग्राफ को स्टडी करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, क्यों शिफ्ट टू राइट और शिफ्ट टू लेफ्ट का कंडीशन से, इसको पहले जानेंगे। ठीक है, तो रटना नहीं इसको, कैसे है इसको समझना है। देखो, इस पॉइंट पर जब ग्राफ अभी हम लोग एकदम पढ़ रहे हैं, ठीक है, एग्जैक्ट जो नॉर्मल वैल्यू वाला है, ये जो नॉर्मल वैल्यू वाला है, ठीक है, तो ये जो नॉर्मल वैल्यू वाला है इसको हम लोग पहले पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि 20% जब हीमोग्लोबिन को सैचुरेट होना है, ठीक है, तो इसको प्रेशर चाहिए 20 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ठीक है, ऑक्सीजन का प्रेशर 20 mm ऑफ Hg चाहिए। लेकिन जब यही कर्व आगे शिफ्ट हो रहा है, तो इसी 20% सैचुरेट होने के लिए इसको 40 mm Hg से चाहिए, यानी ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए। इसका क्या मतलब है कि ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की एफिनिटी क्या हुई है, घट गई है। ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की एफिनिटी कम हो गई है और इसको बाइंड कराने के लिए ज्यादा प्रेशर की जरूरत पड़ रही है, यानी ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन अब एक साथ रहने की टेंडेंसी कम हो गई है, यानी यहाँ पर ऑक्सीजन अनलोड होगा। ठीक है, यानी राइट कर्व शिफ्ट होगा तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से डिसोसिएट होगा और ऑक्सीजन अनलोडिंग शुरू हो जाएगी। यही अपोजिट देखो, अगर 20 पर ही हम लोग को 20% सैचुरेशन ही चाहिए और अगर हम लोग कर्व को पीछे शिफ्ट कर रहे हैं तो हम लोग को 10 मिलीमीटर ऑफ मरकरी जितना प्रेशर चाहिए सिर्फ। इसका क्या मतलब है कि एफिनिटी ज्यादा है, यानी कि ऑक्सीजन बाइंड करके रहेगा हीमोग्लोबिन के साथ, ज्यादा बाइंड करेगा। ठीक है, अब इसी कंडीशन को पढ़ना है कि कहाँ ज्यादा होगा, राइट टू शिफ्ट कब होगा, लेफ्ट टू शिफ्ट कब होगा। तो शिफ्ट टू राइट कब होगा? जब पीएच बढ़ेगा। ठीक है, जब पीएच बढ़ेगा तो हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन ये प्रोटॉन के साथ बाइंड करेगा। ठीक है, और हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन को अलग कर देगा। ये आगे भी देखेंगे कैसे होता है। तो ये आपका प्रोटॉन बढ़ जाना, यानी पीएच घट जाना। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाना। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड अनलोडिंग में हेल्प करता है। जैसे टिश्यू के लेवल पे क्या होता है, टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है और ऑक्सीजन कम है, तो जब ब्लड वहां पर गया ऑक्सीजन कैरी करते हुए, हीमोग्लोबिन जो गया, तो कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर ज्यादा हो जाने से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वहां टिश्यू से एस्केप करता है और ऑक्सीजन अनलोड होकर के टिश्यू में जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसी में आता है। ठीक है, वहां पर होता है, या ब्लड में आता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट में देखेंगे फिर, तो वो एक्सचेंज होता है। तो ये भी है फैक्टर कि कार्बन डाइऑक्साइड का जहां पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, ठीक है, तो वहां पर अनलोडिंग हो जाती है, तो शिफ्ट टू राइट हो गया टेम्परेचर ज्यादा होने से। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट 2,3 बाइफॉस्फोग्लिसरॉल। ठीक है, 2,3 बिसफॉस्फेट ग्लिसरॉल है, 2,3 BPG। ठीक है, ये बायोकेमिस्ट्री में पढ़ोगे, रैपोपोर्ट साइकिल, रैपोपोर्ट ल्यूबर ऐसा कुछ नाम है, रैपोपोर्ट साइकिल है। ठीक है, तो इससे 2,3 BPG का फॉर्मेशन होता है, वही ग्लाइकोलाइसिस पाथवे से थोड़ा सा पार्ट निकलता है, बीच का पार्ट वहीं पर बनता है रैपोपोर्ट साइकिल, जिससे कि 2,3 BPG बनता है। ये सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली कहाँ होता है, आरबीसी में होता है, आरबीसी में ये साइकिल होता है। ठीक है, अब लेफ्ट कब शिफ्ट होगा, सारा कंडीशन उल्टा कर दो, पीएच बढ़ा दो, कार्बन डाइऑक्साइड घटा दो, टेम्परेचर घटा दो, 2,3 BPG घटा दो। ठीक, जस्ट अपोजिट, एकदम समझ लेना है कि राइट शिफ्ट हुआ तो क्यों डिसोसिएशन हो रहा है, लेफ्ट शिफ्ट हुआ तो क्यों एसोसिएशन हो रहा है, इसको समझ लो। इंटरप्रेट करके बता ही दिया कि प्रेशर को देख लो, यहाँ पर प्रेशर सेम परसेंट ऑफ सैचुरेशन के लिए प्रेशर ज्यादा चाहिए, यानी कि एसोसिएशन अब कम हो रहा है, डिसोसिएशन ज्यादा हो रहा है। सेम प्रेशर के लिए आपको एसोसिएशन सेम सैचुरेशन के लिए प्रेशर कम चाहिए, इसका मतलब एसोसिएशन ज्यादा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर एक
वर्ड आता है बोर्स इफेक्ट। ये भी आई थिंक आप लोगों ने पढ़ा ही होगा 11th में, ठीक है। तो बोर्स इफेक्ट ये कहता है कि जब टिश्यू के लेवल पर कार्बन डाइऑक्साइड और प्रोटॉन की लेवल बढ़ जाती है तो ऑक्सीजन ब्लड से रिलीज होता है और टिश्यू में जाता है और आपका ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व राइट की तरफ शिफ्ट करता है। सो अ शिफ्ट इन द ऑक्सीजन डिसोसिएशन, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन to the right in response to the increase in carbon dioxide and proton causing the release of the oxygen from blood in the tissues is called Bohr's effect। एकदम इसी भाषा में, आसान भाषा में ये मतलब है कि जब टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड और प्रोटॉन बढ़ जाने के कारण ब्लड से ऑक्सीजन डिफ्यूज करके गया टिश्यूज में, जिसके कारण कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व राइट की तरफ शिफ्ट किया, इसी शिफ्ट को कहते हैं बोर्स इफेक्ट। ठीक है, एकदम सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये था पूरा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। इजी है, एकदम इजी है। ठीक है, 11th में जो पढ़ता है बेसिकली वही सब चीज़ है। अब आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट। ये भी एकदम सेम है। 3 तरह से आप लोगों ने पढ़ा होगा ट्रांसपोर्ट होता है। पहला डिजॉल्व फॉर्म जो कि सबसे कम होता है, दूसरा होता है कार्बन अमाइनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, इंटरमीडिएट 23% होता है, और मोस्टली बाइकार्बोनेट के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे बाइकार्बोनेट के फॉर्म में कैसे होता है, फिर पढ़ेंगे आगे दूसरा फॉर्म। तो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में कैसे होता है, देखो अभी हम लोग पढ़े थे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट एकदम मिलता जुलता है वैसे ही। ठीक है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं। तो देखो CO2 टिश्यू में है, CO2 का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, कहाँ पर, टिश्यू में ज़्यादा है, ऑब्वियसली ज़्यादा है। तो वहाँ से ये निकला और आरबीसी में आया। हीमोग्लोबिन जो था यहाँ पे ऑक्सीजन बाइंड था, कार्बन डाइऑक्साइड के ज़्यादा पार्शियल प्रेशर होने से इसने हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन को डिसोसिएट कर दिया। हीमोग्लोबिन अलग, ऑक्सीजन अलग। ऑक्सीजन जो था यहाँ से निकल के टिश्यू की तरफ आ गया और हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड एक साथ आ गया आरबीसी के अंदर। अब आरबीसी के अंदर क्या हो रहा है, आरबीसी के अंदर है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। ठीक, इसने कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ मिक्स किया, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम लगा, बन गया बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट कार्बोनिक एसिड एग्जैक्टली, और वो टूटा बाइकार्बोनेट आयन में और साथ में प्रोटॉन में टूट गया। अब ये प्रोटॉन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाएगा, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाएगा। तो और ये बाइकार्बोनेट जो है ये स्केप कर जाएगा ब्लड में, ये आरबीसी से निकल के ब्लड में जाएगा। चूंकि एक अनायन का लॉस हुआ आरबीसी के अंदर, तो उस इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस को बनाए रखने के लिए क्लोराइड आयन ब्लड से जाएगा आरबीसी के अंदर। ठीक है, तो समझ में आया, टिश्यू के लेवल पे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा था, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाउंड था आरबीसी के अंदर। ऑक्सीजन हम लोगों ने अभी पढ़ा कि हाई कार्बन डाइऑक्साइड होने के कारण हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन में डिसोसिएशन हुआ, ऑक्सीजन गया टिश्यू में, कार्बन डाइऑक्साइड आया आरबीसी के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिक्स किया, एंजाइम लगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज बन गया कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड फिर टूटा, है ना, कार्बोनिक एसिड टूटा बाइकार्बोनेट आयन और प्रोटॉन में, प्रोटॉन बाइंड कर गया हीमोग्लोबिन से और बाइकार्बोनेट ब्लड में स्केप किया। ब्लड में इसी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बनाए रखने के लिए ब्लड से फिर आया क्लोराइड आयन आरबीसी के अंदर। एकदम सिंपल। इसी शिफ्ट को, इसी क्लोराइड आयन के प्लाज्मा से आरबीसी के शिफ्ट को कहते हैं क्लोराइड फिनोमिना, क्लोराइड शिफ्ट या हैमबर्गर फिनोमिना। ठीक है, क्लोराइड शिफ्ट या हैमबर्गर फिनोमिना, बिल्कुल सारे नॉन वर्ड्स, सारे नॉन टर्म्स है, एकदम आसान है, इजी है। ठीक है, अब देखो, अब ये तो था कि ब्लड ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट हुआ एट द लेवल ऑफ टिश्यू टू द आरबीसी। ये लेवल ऑफ द टिश्यू पे हम लोग पढ़ रहे थे। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड एल्विलाई के पास जाएगा, ऑब्वियसली हीमोग्लोबिन जो है कैरी करके ले जाएगा, है ना, कुछ हीमोग्लोबिन कैरी करके ले जाएगा, कुछ बाइकार्बोनेट के फॉर्म में जाएगा, कुछ डिजोल्व फॉर्म में जाएगा। तो सारा कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा, फिर एल्विलाई के थ्रू फिर वेंटिलेट होकर बाहर जाएगा, एक्सेल एक्सपायर करेंगे हम लोग, जो एक्सपिरेशन करेंगे उससे निकल जाएगा। तो वहां पर क्या होगा, वहां पर होगा इसका जस्ट अपोजिट। अब देखो क्या होगा, वहां पर आरबीसी है, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन है जो कि प्रोटॉन से बाउंड है। अब देखो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, तो ऑक्सीजन जो है पार्शियल प्रेशर ज्यादा होने के कारण ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाउंड करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगा और प्रोटॉन हो जाएगा अलग। यही प्रोटॉन बाइकार्बोनेट के साथ बाइंड करेगा। अभी बाइकार्बोनेट कहाँ था, ऑब्वियसली ब्लड में था, ब्लड से आया आपके आरबीसी के अंदर, इसके साथ हुआ बाउंड, बन गया कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड फिर टूटा, कार्बोनिक एसिड टूटा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, ये कार्बन डाइऑक्साइड स्केप कर गया आपके एल्विलाई में, स्केप कर गया एल्विलाई में। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, ब्लड से बाइकार्बोनेट आया, ब्लड से बाइकार्बोनेट आया आरबीसी के अंदर। ठीक है, ताकि वो एक्सचेंज हो सके, कार्बन डाइऑक्साइड बन के बाहर निकल सके। अब चूंकि बाइकार्बोनेट अंदर आया तो क्लोराइड बाहर जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी हम लोग को मेंटेन करनी है, तो क्लोराइड जाएगा बाहर। पहले क्या होता है, पहले होता है कि क्लोराइड अंदर आया था, बाइकार्बोनेट बाहर गया था। अब उल्टा, क्लोराइड बाहर गया, बाइकार्बोनेट अंदर आया।
तो ये क्या हुआ, पहले हुआ था क्लोराइड का अंदर आना, अब हो गया उसका उल्टा, उल्टा यानी रिवर्स, तो हो गया रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। क्या हो गया, रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। पहले ये हो रहा था कि क्लोराइड जो है अंदर जा रहा था एट द लेवल ऑफ टिश्यूज, क्लोराइड आरबीसी के अंदर जा रहा था, लेकिन एट द लेवल ऑफ एल्विलाई क्लोराइड बाहर जा रहा है, ठीक है, आरबीसी से बाहर जा रहा है, इसको कहते हैं रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट, ठीक है, रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। जैसे हम लोग ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कर्व पढ़े थे, अब पढ़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड डिसोसिएशन कर्व, ठीक है। ये थोड़ा सा नया हो सकता है बट फिर भी इजी है, ठीक है। तो देखो आर्टरी में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर है 40 mm ऑफ Hg, ठीक है, और वेन में कार्बन डाइऑक्साइड का है 45 मिलीमीटर ऑफ Hg, ठीक है। बस इसी को पढ़ना है कि कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड वॉल्यूम परसेंटेज में कितना है, तो आर्टरी में 48 ml पर मिनट इसका प्रेजेंट होता है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड वेन में 52 ml पर मिनट होता है। तो वही डिसोसिएशन पढ़ना है कि गैस प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का किस रेंज में है और CO2 इन ब्लड कितना वॉल्यूम परसेंटेज में, इसी का एक ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, बस इसमें एक टर्म है हेल्डेन इफेक्ट पढ़ना है। हेल्डेन इफेक्ट क्या है कि जब ऑक्सीजन बाइंड करता है हीमोग्लोबिन से तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को डिस्प्लेस कर देता है ब्लड से, ठीक है। एकदम इजी सा टर्म है। क्या मतलब है कि हीमोग्लोबिन में से जब ऑक्सीजन बाइंड किया तो ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को डिस्प्लेस करेगा, इसी को कहते हैं हेल्डेन इफेक्ट। एकदम इजी सा टर्म है। अब देखो हेल्डेन इफेक्ट काम कैसे करता है, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि अभी हम लोग इससे पहले देखे थे, यहाँ पर देखो ऑक्सीजन से बाइंड हुआ तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड फिर स्केप किया, कैसे, तो यहाँ पर एक बहुत जरूरी टर्म था ये वाला पार्ट, ये जो इससे पहले बन रहा था, हीमोग्लोबिन जब प्रोटॉन से बाइंड करा था तो वहां पे क्या होता है वो देखो जब ऑक्सीजन बाइंड करता है हीमोग्लोबिन से तो हीमोग्लोबिन जो है एक स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह एक्ट करता है। जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है तो हीमोग्लोबिन एक एसिड की तरह बिहेव करता है। ये एसिड कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड से डिस्प्लेस कर देता है दो तरीके से, क्योंकि ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है, कार्बोनिक एसिड बनाया, यानी वो भी एसिडिक फॉर्म में है, वो भी एक एसिड है। और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट किया, जब एसोसिएट हुआ हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन जब एक साथ आया तो भी एक एसिड की तरह फॉर्म किया, तो एसिड दूसरे एसिड को डिस्प्लेस किया, ठीक है। देखो हाईली एसिडिक हीमोग्लोबिन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन तो करेगा नहीं, क्योंकि दोनों एसिडिक नेचर का है, दोनों कंबाइन नहीं करेगा, इसलिए भी डिस्प्लेस किया। दूसरा रीजन ये है कि हीमोग्लोबिन की एसिडिटी के बढ़ने के कारण वो हीमोग्लोबिन जो है प्रोटॉन को रिलीज कर देता है। जब देखो यहाँ पर हम लोगों ने देखा ना, जब हीमोग्लोबिन पहले प्रोटॉन से बाइंड था, लेकिन अब जैसे ही ऑक्सीजन आया तो वो प्रोटॉन को हटा दिया, अपने से अलग कर दिया, क्योंकि ऑलरेडी ये एसिडिक हो गया था और प्रोटॉन भी एसिडिक है, तो दोनों एक साथ कंबाइन करके रहेगा नहीं, दोनों एसिडिक नेचर का है, तो वो इसको डिस्प्लेस कर दिया और प्रोटॉन अलग हो गया। प्रोटॉन अलग हो गया तो ये प्रोटॉन फिर बाइकार्ब के साथ रिएक्ट करके फिर आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, जो कि एल्विलाई को पास गया और वहां पे रिलीज हो गया। तो दो रीजन था क्यों आपका बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन हमारा कार्बन डाइऑक्साइड को डिस्प्लेस करता है। बेसिकली हेल्डेन इफेक्ट कैसे काम करता है वही बताया गया, ठीक है। तो ये नेचर जरूरी है कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जब कंबाइन करता है तो एसिडिक नेचर होता है, तो वो CO2 को डिस्प्लेस करता है। दूसरा कि वो जब एसिडिक नेचर का बन जाता है तो हीमोग्लोबिन प्रोटॉन से बाइंड है पहले, ठीक है, तो जैसे ही ऑक्सीजन से बाइंड करता है तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन ऑलरेडी एक एसिड है, तो प्रोटॉन को अलग कर देता है। प्रोटॉन फिर क्या करता है, बाइकार्ब के साथ रिएक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनाता है, फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपायरेट करके एक्सप्रेशन के थ्रू बाहर निकल जाता है, ठीक है। ये था पूरा हम लोगों का गैसियस एक्सचेंज का जो भी फंडा है पूरा क्लियर हो गया है। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में बेधड़क से पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम लोग कवर करेंगे हाइपोक्सिया का टॉपिक, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस टॉपिक को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि ये बेसिकली फिजियोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेमेस्टर वाइवा यूनिवर्सिटी एग्जाम्स कहीं पर भी उठा के इसको पूछा जा सकता है। इसका क्लासिफिकेशन और पैथोफिजियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्टे ट्यून, अगले पार्ट में हम लोग कवर करेंगे पूरा हाइपोक्सिया, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक एंड आस्क एनी डाउट्स इन द कमेंट्स एंड डू लाइक द वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर फर्दर updates also. So thank you and stay happy, stay safe and have a good time. Have a good day. Thank you.